हेलो डियर, आज का वीडियो आप सभी के बीच में, चूँकि आप लोगों को पता है कि आप सभी का थर्ड ईयर के एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जो मैं क्वेश्चन दिया हूँ, जी हाँ, मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी का जो मैं क्वेश्चन दिया हूँ 1 पेज का, वो सारे क्वेश्चन का यहाँ पे रिवाइज करवा दूँ और साथ में कम्युनिटी हेल्थ का भी जो दिया हूँ उसको भी करवा दूँ। इसी जितने बचे हुए समय है, चाहे एक दिन में 2-3 वीडियो जितना लाना पड़े लाकर आप लोग के लिए मैं कंप्लीट करवा दूँगा, ठीक है। एकदम आसान भाषा में आप सुनकर इसे अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहला आज हम लोग मिडवाइफरी गायनेकोलॉजी का जो प्रश्न आया है, इसमें 3 प्रश्न हैं, ठीक है। तीनों लंबे प्रश्न हैं और आज जो शामिल किए हैं, पहला तो है लेबर, प्रसव और प्रसव के तीनों अवस्था के बारे में जो बताया गया है उसको देखेंगे। दूसरा प्रश्न हम लोग लेकर आए हैं कि गर्भावस्था के दौरान जो शारीरिक परिवर्तन होता है उसको देखेंगे। और तीसरा देखेंगे प्रेगनेंसी के समय जो हाइपरटेंशन हो जाता है, जो प्रेगनेंसी के कारण जो हाइपरटेंशन बढ़ता है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन PIH को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहला है यहाँ पे लेबर की परिभाषा और तीनों अवस्था के बारे में बताना है। अब तीनों अवस्था के बारे में थोड़ा थोड़ा हम देख लेंगे तो इससे होगा क्या कि एग्ज़ाम में अगर हमसे सिर्फ द्वितीय स्टेज के बारे में पूछे, उसके प्रबंध के बारे में पूछे, नर्सिंग भूमिका के बारे में पूछे, तो यहाँ से आप आराम से लिख सकते हैं। तीनों को हम बता दे रहे हैं, तो एग्ज़ाम में कोई भी पूछेगा तो आप लिख सकते हैं, या फिर सीधा पूछ देगा प्रसव क्या है, उसको तीनों चरणों को लिखे, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। यानी ओवरऑल लेबर से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप लिख सकते हैं। ओके, चलिए देखिए लेबर। सबसे पहले प्रसव क्या होता है? तो प्रसव जो होता है वह महिला के पीड़ा शुरू होने से लेकर बच्चे के जन्म तक जो भी प्रोसेस होता है वो सब लेबर के अंदर ही आता है। और ये पूरे लेबर प्रोसेस घटनाक्रम कुछ घंटे का होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि लेबर बच्चा जन्म लेता है, ले लिया तो ही लेबर हो गया, नहीं। उससे पहले भी प्रोसेस शुरू होता है और उसके बाद भी जो है आपका बच्चे के जन्म के बाद भी इसमें जो है इंक्लूडेड होता है लेबर में, ठीक है। चलिए, सबसे पहली बात है प्रसव स्त्री के जीवन की एक प्राकृतिक और महत्वपूर्ण शारीरिक प्रक्रिया है। गर्भावस्था लगभग 37 से 42 सप्ताह की होने पर गर्भाशय में नियमित और प्रभावी संकुचन शुरू होते हैं। इन संकुचन के कारण गर्भाशय ग्रीवा धीरे धीरे पतली, यानी पतली मतलब इम्फेसमेंट, एवं डायलेशन मतलब खुल जाती है। इसके बाद शिशु अपरा तथा भ्रूण झिल्लियाँ शरीर से बाहर निकलती है। इसी प्रक्रिया को प्रसव कहते हैं। देखिए, लेबर जो होता है, चूँकि यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, यह नेचुरल चीज़ें होता है, ठीक है, जो एक स्त्री के जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण शारीरिक प्रक्रिया, क्योंकि यह इसमें पूरा बॉडी इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। इसमें होता यह है कि प्रेगनेंसी के जब 37, हम लोग जानते हैं 37 से लेकर 40 सप्ताह इसका नॉर्मल दिन होता है लेबर होने का, यानी प्रसव का यह समय होता है। अब 37 से 40 सप्ताह के बीच में कभी भी यह प्रसव की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। और इसमें जब प्रसव की प्रक्रिया, जब प्रोसेस शुरू होती है तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब संकुचन। अंदर जो बच्चा यूट्रस में है, गर्भ में है, तो यूट्रस में क्या होता है, काफ़ी तेज़ी से संकुचन होता है, ठीक है। कभी फैलना, कभी सिकुड़ना, कभी फैलना, कभी सिकुड़ना, और ये चीज़ें तेज़ी के साथ स्ट्रांगली होता है, इसीलिए इसे हम संकुचन कहते हैं, ठीक है। जैसे बैलून है, उसमें हवा भर देंगे फूल जाएगा, उसे हम हवा छोड़ देंगे निकल जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो यही होता है, सिकुड़ना फैलना, सिकुड़ना फैलना, इसी प्रकार से अंदर यूट्रस में भी चलता रहता है। तो संकुचन से यह प्रक्रिया शुरू होती है, ठीक है। और यह प्रक्रिया गर्भाशय ग्रीवा का पतला होना, सर्विक्स का पतला होना, ठीक है। फिर जो है आपका सर्विक्स का खुलना, और उसके बाद शिशु का बाहर आना। और शिशु जब बाहर आ जाता है उसके बाद कुछ अपरा, कुछ झिल्लियाँ भी बाहर निकलती है, और इन सारे प्रक्रिया को हम लोग प्रसव कहते हैं, लेबर कहते हैं, ठीक है। तो आपको एक चीज़ समझना चाहिए, प्रसव में संकुचन से शुरू होता है, ठीक है। उसके बाद ग्रीवा का पतला होना, ग्रीवा का खुलना, फिर जो है बच्चा का बाहर आना, ठीक है। फिर बच्चा का बाहर आना, और फिर जो है बच्चा बाहर आने के बाद फिर आता है अपरा, झिल्लियाँ, बेकार पदार्थ, ये सब बाहर आता है, ठीक है। और ये इन्वॉल्वमेंट आपको, यही लेबर का प्रोसेस होता है। ये जो आपका कॉन्ट्रैक्शन और ये जो आपका संकुचन वाला, और ये जो झिल्ली ग्रीवा का पूर्ण रूप से खुलना, यह दोनों फर्स्ट स्टेज में होता है। द्वितीय स्टेज में बच्चा जन्म ले लेता है।
ठीक है। तृतीय स्टेज जो होता है यहाँ पे आपका जो अपरा जो झिल्ली होता है ये सब बाहर निकलता है, ठीक है, समझ गए। चलिए अब इसको नॉर्मल तौर पर हम एक लाइन में परिभाषा समझें तो लेबर प्रसव वह प्राकृतिक प्रक्रिया है, ठीक है, नेचुरल प्रोसेस है जिसमें गर्भाशय के नियमित यानी यूट्रस के नियमित और इफेक्टिव संकुचन होता है। अब मैंने अब पहले ही बताया कि लेबर शुरू होता है कॉन्ट्रैक्शन के साथ, संकुचन के साथ, पेन के साथ, दर्द के साथ। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन तेज़ गति से शुरू होता है तो काफ़ी तेज़ गति से पेन दर्द भी स्टार्ट होता है महिला में, और यह कंटिन्यूटी के साथ बढ़ते रहता है। तब यह समझ में आ जाता है कि हाँ अब बच्चे जन्म हो सकता है, तो वहीं से लेबर शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो लेबर यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्भाशय का रेगुलर, कंटिन्यू और इफ़ेक्टिव, ठीक है, संकुचन के कारण जो गर्भाशय का ग्रीवा होता है, जो यूट्रस से नीचे लगा हुआ जो सर्विक्स है, वह पूर्ण रूप से फैल जाता है, खुल जाता है लगभग 10 सेंटीमीटर, और फिर शिशु, अपरा, झिल्लियाँ गर्भाशय से बाहर निकलती है, और यही सारी प्रक्रिया आपका प्रसव कहलाता है। इतना समझिए कि प्रसव एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन यानी लगातार रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन, नियमित कॉन्ट्रैक्शन के साथ शुरू होता है, दर्द के साथ शुरू होता है, और सर्विक्स खुलता है। फिर सर्विक्स पूर्ण रूप से खुलने के बाद बच्चा जन्म लेता है। बच्चा जन्म लेने के बाद फिर उसके बाद जो उसमें बचे हुए पदार्थ जैसे प्लेसेंटा, झिल्ली, ये सब बाहर निकलता है, और तब जाके यह प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है जो लेबर कहलाता है। बात समझ गए। चलिए अब भाई समान प्रसव नॉर्मल जो लेबर होता है इसका कुछ विशेषता होता है। तो यह लेबर की जो विशेषता है कि यह गर्भावस्था के 37 से 42 सप्ताह के बीच में ये होता है, ठीक है, इतने समय पर होता है। यह स्वतः प्रारंभ होता है, ठीक है। अगर बच्चे जन्म होने का समय हो चुका है 37 से 40 सप्ताह इसके आसपास, कभी भी स्वतः ऑटोमेटिक यह प्रोसेस शुरू हो जाएगा। प्रोसेस शुरू होगा तो कैसे पता चलेगा, तो महिला में इस समय लगातार दर्द शुरू हो जाता है। दर्द शुरू होने के साथ में जो है आपको काफ़ी तेज़ गति से क्रैम्प आता है। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है, संकुचन शुरू हो जाता है जो बच्चे को नीचे की तरफ धकेलने का काम करता है। तो यह शुरू हो जाता है। भ्रूण का सिर पहले निकलता है जिसे वर्टेक्स प्रेजेंटेशन बोलते हैं। माँ और शिशु दोनों सुरक्षित रहे, ठीक है। प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव न हो, ये बातें समझ लीजिए। तो ये सब इसकी विशेषता है, ठीक है। प्रसव समान नॉर्मल प्रसव की ये विशेषता है कि इसमें माँ और शिशु दोनों सुरक्षित रहता है। प्रसव के बाद ज़्यादा रक्तस्राव नहीं आता है। भ्रूण का सिर पहले निकलेगा। लेबर ऑटोमेटिक शुरू होगा। यह शुरू होने का समय 1 सप्ताह होता है। तो अगर ये सब कंडीशन है मतलब समान प्रसव है, मतलब नॉर्मल डिलीवरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब साइन ऑफ लेबर कैसे आप पता करेंगे कि हाँ ये प्रसव की अब समय हो चुकी है या प्रसव होने वाला है, लेबर होने वाला है। तो सबसे पहले रेगुलर और बढ़ती हुई प्रसव पीड़ा, यानी जैसे ही पेन कस के शुरू होगा महिला में तो वह धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। ऐसा नहीं है कि शुरू हुआ और फिर थोड़ा देर के बाद दवाई खा लिए तो रुक गया या फिर कुछ भी रेस्ट किए तो रुक गया, ऐसा इसमें नहीं होता है। लेबर, ट्रू लेबर यानी जब सही में लेबर होने वाला हो तो कंटिन्यू जो है आपको दर्द होगा, कंटिन्यू जो है कॉन्ट्रैक्शन बढ़ते जाएगा, कंटिन्यू जो दर्द की तीव्रता है वो भी बढ़ते जाएगा। तो ये आपको समझ जाना चाहिए कि ये साइन ऑफ लेबर है। गर्भाशय ग्रीवा का खुलना, जो सर्वाइकल डायलेशन होता है यानी सर्विक्स इसमें खुलने लगता है। बच्चा आपको जो है सर्विक्स के रास्ते से आते हुए दिख सकता है। गर्भाशय ग्रीवा पतला होता है, जो सर्विक्स का रास्ता होता है यूट्रस से जुड़ा हुआ वह बिल्कुल पतला हो जाता है। बात समझ गए। आगे है योनि से मिश्रित रक्तस्राव, जो जिसमें और भी चीज़ें हो सकता है वो निकलने लगता है, ठीक है। और पानी की थैली फट जाता है जिससे पानी का स्राव भी अंदर से निकलने लगता है। और भ्रूण का नीचे की ओर आना, डिसेंट ऑफ फिसेट, यह सब जो है बताता है लेबर का लक्षण, प्रसव का लक्षण। तो कोई भी ऐसे नहीं समझता है कि जैसे सिक्रेशन शुरू हो जाए, ब्लीडिंग के साथ अनवांटेड पदार्थ भी निकलने लगे, ठीक है, पानी के जैसे भी उसमें से निकलने लगता है, दर्द काफ़ी तेज़ होने लगता है, काफ़ी परेशानी होने लगता है महिला को। तो ये सब साइन बताता है लेबर का, ठीक है। अब देखिए ये सब तो नॉर्मल आप लेबर के बारे में समझ गए, ठीक है। अगर आपसे सीधा प्रसव के बारे में पूछे और चरण के बारे में पूछे तो ये सब लिखना पड़ेगा। अब प्रसव की अपन 3 अवस्था है। 3 अवस्था में प्रथम अवस्था, फर्स्ट स्टेज क्या कहता है देख लीजिए। फर्स्ट स्टेज कहता है, अभी मैं पढ़ा दिया हूँ, प्रसव पीड़ा शुरू होने से लेकर सर्वाइकल
जो डाइलेशन होता है गर्भाशय ग्रीवा को पूरी तरह खुलने तक के अवधि को प्रथम अवस्था कहते हैं। प्रथम अवस्था कितने कैसे हम समझेंगे कि भाई ये फर्स्ट स्टेज है? तो फर्स्ट स्टेज का मतलब होता है कि जैसे पेन शुरू हुआ महिला में, काफ़ी तेज़ गति से दर्द शुरू हुआ, ठीक है, और दर्द के साथ में सर्वाइकल पूर्ण रूप से लगभग 10 सेंटीमीटर कंप्लीट अगर खुल गया, और इस अवधि में जो भी समय लगता है वह सब फर्स्ट स्टेज के अंदर आएगा, ठीक है। अवधि क्या होता है फर्स्ट स्टेज में? फर्स्ट स्टेज प्रथम चरण में, तो अगर कोई पहली बार गर्भवती महिला है, माँ बनने वाली है, तो उसमें यह समय 12 से 14 घंटे लग सकता है, ठीक है, प्रथम बार। और अगर कोई दूसरी बार या अधिक बार माँ बन रही है तो फिर उस कंडीशन में यह समय फर्स्ट स्टेज 6 से 8 घंटे का लगेगा। यानी दर्द शुरू होगा तो कंप्लीट जो है सर्वाइकल डिलेशन तक, जो है दर्द शुरू होने से आगे सर्वाइकल खुलने तक लगभग एक मल्टी ग्रेविडा में 6 से 8 घंटे का, फर्स्ट टाइम माँ बनने वाली महिला में 12 से 14 घंटे का यह समय लेता है सर्विक्स खुलने में फर्स्ट स्टेज में, ठीक है। प्रथम अवस्था के कुछ चरण हैं, जैसे अचानक से 10 सेंटीमीटर नहीं खुल जाता है, उसमें भी चरण है, ठीक है। तो प्रथम अवस्था के चरण ये है लेटेंट फेज। लेटेंट फेज में होता यह है कि सर्विक्स जो होता है वह 0 से 3 सेंटीमीटर पहले खुलता है, ठीक है। इसमें दर्द हल्का रहता है और अनियमित रहता है, रुक रुक के आता है। तो लेटेंट फेज में 0 से 3 सेंटीमीटर तक खुलता है, बहुत अधिक पता भी नहीं चलता है क्योंकि इसमें दर्द हल्का और इरेगुलर होता है, ठीक है। लेकिन बी एक्टिव फेज में जब जाता है तो एक्टिव फेज में यह 4 से, चूँकि 3 तक तो लेटेंट में ही खुल चुका है, तो अब 4 से 7 सेंटीमीटर तक खुलता है एक्टिव फेज में सर्विक्स, ठीक है। और इसमें फिर दर्द तेज बढ़ता है, क्योंकि हम जानते हैं ट्रू लेबर में क्या होता है कि दर्द बढ़ते जाता है, ठीक है। तो इसमें दर्द और तेज होता है और फिर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है, दर्द होता है, वह नियमित होने लगता है। जो पहले लेटेंट फेज में अनियमित था वो अब रेगुलर होने लगता है, रुकता नहीं है फिर, ठीक है। अब एक्टिव फेज के बाद आता है भाई ट्रांजिशन फेज। तीसरा ट्रांजिशन फेज में ये होता है कि प्रत्यक्ष रूप से सर्विक्स 8 से 10 सेंटीमीटर तक खुल जाता है, ठीक है। इसमें फिर बहुत ज़्यादा दर्द होता है और फिर माँ का जोर लगाने की इच्छा होने लगता है, क्योंकि कंप्लीट यह बच्चे के जन्म के नज़दीक ही आ जाता है, ठीक है। प्रथम अवस्था में ये सारे चीज़ जो है आपको 3 फेज लेटेंट, एक्टिव और ट्रांजिशन फेज याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कितना कितना किस फेज में सर्विक्स खुल रहा है ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रथम अवस्था फर्स्ट स्टेज में कुछ परिवर्तन होते हैं, जैसे अगर माँ में परिवर्तन की मैं बात करूँ तो गर्भाशय संकुचन बढ़ता है, यानी यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन जो होता है बढ़ता है, सर्विक्स पतला और चौड़ा हो जाता है, दर्द की तीव्रता यानी दर्द तेज होने लगती है, चिंता और बेचैनी होने लगती है लेबर के बारे में कि कैसे क्या होगा, क्या जोखिम होगा नहीं होगा, तो ये सब माँ में कुछ परिवर्तन होने लगता है, ठीक है। भ्रूण में क्या परिवर्तन होता है? क्योंकि भ्रूण अभी अंदर में ही रहता है फर्स्ट स्टेज में, तो भ्रूण धीरे धीरे नीचे आने लगता है, ये परिवर्तन होता है। फिर सिर जो है पेल्विस में फिक्स होने लगता है, चूँकि नीचे की तरफ आ रहा है तो धीरे धीरे वो जो है आपको पेल्विस के एरिया में अपने अनुसार वह शिफ्ट होने लगता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेज में होता है। अब प्रथम अवस्था में नर्सिंग प्रबंध क्या होता है? तो प्रथम अवस्था फर्स्ट स्टेज में नर्स के द्वारा जो किया गया काम होता है वही नर्सिंग प्रबंध होता है। तो चूँकि जो कंडीशन है उसके अनुसार हम लोग नर्सिंग प्रबंध लिखते हैं। तो अभी तक बच्चा नहीं हुआ है तो अभी तक हम मरीज को क्या कर सकते हैं? देखिए, माँ का बीपी ले, पल्स ले, रिस्पायरेशन ले, टेम्परेचर ले, ये सब नियमित जांच करते रहें एज ए नर्स। भ्रूण की हृदय गति FHR हर 30 मिनट से 1 घंटे में जांचें। जब तक बच्चा, चूँकि ये जो फर्स्ट स्टेज होता है इसमें समय रहता है 6 से 8 घंटे का नॉर्मली, तो उस दौरान आपको हमेशा भ्रूण की हार्ट रेट जांचते रहना चाहिए। साथ में माँ का भी कम्प्लीटली जो भी वाइटल्स चार्ट है वो मॉनिटर करते रहना चाहिए। आगे है पार्टोग्राफ पर प्रसव की प्रकृति दर्ज करें, क्योंकि हमको पता है लेबर में पार्टोग्राफ उपयोगी होता है। तो पार्टोग्राफ प्रसव पर प्रगति पर दर्ज करें। माँ को मानसिक सहयोग दें, सपोर्ट करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा घबरा जाती है लेबर को लेकर, प्रसव को लेकर। साफ़ सफाई एवं संक्रमण से बचाव करें, ठीक है। हल्का भोजन, तरल पदार्थ दें, ठीक है। मूत्राशय समय समय पर खाली करवाएं। आवश्यकता अनुसार दर्द कम करने के लिए जो भी उपाय हो वह उपाय कर सकते हैं।
डॉक्टर के निर्देशों का पालन करें, क्योंकि इस समय डॉक्टर जो कहे वो सबसे अच्छा होता है। क्योंकि आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो बच्चा है उसको भी कुछ ना हो और माँ को भी कुछ ना हो, इसलिए कोई अनवांटेड काम ना करे। तो एज ए नर्स जो भी आप कर सकते हैं फर्स्ट स्टेज में कर सकते हैं। अब चूंकि हम लोग द्वितीय स्टेज में आ गए हैं भाई, तो द्वितीय स्टेज में क्या होगा, तो देखिए द्वितीय स्टेज में अब गर्भाशय ग्रीवा पूरी तरह से खुलने से लेकर शिशु के जन्म तक की अवधि को द्वितीय अवस्था में कहते हैं। यूँ कहें तो द्वितीय सेकेंड स्टेज में हम सीधा ये कह सकते हैं, चूँकि फर्स्ट स्टेज तक गर्भाशय ग्रीवा खुल जाता है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर तक लगभग फैल जाता है, पतला हो जाता है। लेकिन सेकेंड स्टेज में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो कम्प्लीटली ग्रीवा 10 सेंटीमीटर होकर खुल जाता है, और जैसे ही खुलता है तो महिला जोर लगाती है, बच्चा बाहर आ जाता है, ठीक है। और ये जो है आपका सेकेंड स्टेज में होता है। ओके, चलिए, तो सेकेंड स्टेज में नॉर्मली बच्चा बाहर आ जाता है। अवधि क्या होता है सेकेंड स्टेज का, तो अगर पहली बार कोई महिला अगर बच्चे को जन्म दे रही है तो लगभग 1 से 2 घंटे का समय लेता है बच्चा बाहर आने में, ठीक है। मल्टी ग्रेविडा, अब कैसे पहचानेंगे कि भाई 1 से 2 घंटे का समय लगेगा, ग्रीवा खुल चुका है। तो देखिए जैसे ही ग्रीवा पूर्ण रूप से खुल जाता है तो बच्चा का जो सर या जो भी छोटा चीज़ है वो दिखने लगता है, और बहुत सारे चीज़ जो है आपको तरल के रूप में लिक्विड वगैरह ब्लडी ये सब निकलने लगता है। तो वहीं से आपका सेकेंड स्टेज शुरू हो जाता है जब पूर्ण रूप से सर भी खुल जाता है तो। और यही मल्टी ग्रेविडा में लगभग 1 से 30 मिनट से 1 घंटा का समय लगता है बच्चा को बाहर आने में, ठीक है ना। इस अवस्था में होने वाला परिवर्तन सेकेंड स्टेज में क्या क्या दिख सकता है, तो माँ को जोर लगाने, ठीक है ना, बियरिंग डाउन की तीव्र इच्छा होती है, भ्रूण का सिर दिखाई देने लगता है सेकेंड स्टेज में, शिशु का जन्म हो जाता है। तो बेसिकली इसमें आपको ये जो है ये 3 चीज़, माँ को जोर लगाना, भ्रूण का सिर दिखना, शिशु का जन्म होना, ये 3 महत्वपूर्ण जो है होता है सेकेंड स्टेज में। अब इसमें आप नर्सिंग प्रबंध क्या करेंगे भाई, तो अब चूँकि बच्चा का जन्म हो चुका रहेगा सेकेंड स्टेज में, तो एज ए नर्स आप क्या क्या कर सकते हैं, तो लेबर रूम और सभी उपकरण को तैयार रखें, क्योंकि बच्चा कभी भी आ सकता है सेकेंड स्टेज में। पूर्ण स्टरलाइट टेक्निक अपनाएं, माँ को सही समय पर जोर लगाने के लिए प्रेरित करें, FHR की नियमित जांच करें, शिशु के जन्म के बाद एयरवे साफ करें, ठीक है, क्योंकि सेकेंड स्टेज में ही बच्चा का जन्म होने वाला है, तो उसमें जन्म के लिए भी आप प्रबंध करेंगे ना, और जन्म अगर हो गया है तो भी प्रबंध करेंगे। तो जन्म हो जाने के बाद बच्चे का एयरवे साफ करें, अम्बिलिकल कोड को क्लैंप करें और कट करें, नवजात को गर्म कपड़े में लपेटें, अपगार स्कोर का पालन करें, ठीक है। बच्चा के जो भी चीज़ें हो, बच्चा माँ सबको जो है देख रेख आपको सेकेंड स्टेज के हिसाब से करना है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा का जन्म हो चुका है, ठीक है। तो नर्सिंग प्रबंध आप 3rd ईयर में है तो कुछ अपना से दिमाग लगाना है, कंडीशन के हिसाब से नर्सिंग प्रबंध किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है 3rd स्टेज है। देखिए तो 3rd स्टेज क्या कहता है, 3rd स्टेज यही कहता है कि शिशु के जन्म से लेकर अपरा एवं झिल्लियों के बाहर निकलने तक की अवधि। अब चूँकि सेकेंड स्टेज में बच्चा का जन्म हो चुका रहता है, तो 3rd स्टेज में यही होता है कि जन्म के बाद से लेकर, ठीक है, झिल्लियाँ अपरा के बाहर निकलने तक की अवधि को तृतीय अवधि कहते हैं। तृतीय अवधि में यूट्रस के अंदर जो भी पदार्थ होता है, जो अनवांटेड पदार्थ है, वह सब बाहर निकलता है, जैसे अपरा, टिश्यू, झिल्ली, ठीक है, ये सब बाहर आपको 3rd स्टेज में निकलता है। ओके, बचे खुचे पदार्थ 3rd स्टेज में निकलता है। अवधि इसमें 5 से 30 मिनट का समय लगता है, ठीक है, ये भी आपके ध्यान में रखिए। बच्चे के जन्म के बाद लगभग 5 से 30 मिनट का समय लगता है झिल्ली वगैरह, अपरा वगैरह बाहर आने में, ठीक है ना। इस अवस्था में क्या क्या परिवर्तन यानी क्या क्या चीज़ें होता है, तो गर्भाशय पुनः संकुचित होना 3rd स्टेज में होता ये है, क्योंकि बच्चा अब जन्म ले चुका है, तो अब कॉन्ट्रैक्शन जो पहले तीव्र था, ज़्यादा था, स्ट्रॉन्ग था, वह धीरे धीरे अब पुनः अपने वापस आने लगता है अपने जगह पर, क्योंकि अब यूट्रस को धीरे धीरे अपने जगह पर आना है, अपने आकार में आना है, तो वह पुनः संकुचित होना शुरू हो जाता है। अपरा गर्भाशय की दीवार से अलग हो जाता है, अपरा झिल्ली बाहर निकलती है, रक्तस्राव शुरू हो जाता है और उसे रक्तस्राव को नियंत्रण भी करना होता है। तो ये सब परिवर्तन 3rd स्टेज में होता है। क्या क्या होता है आप लोग समझ ही गए, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपरा अलग होने के क्या लक्षण होते हैं, तो देखिए गर्भाशय कठोर और गोल हो जाता है, जो कोर्ट नाल होता है बाहर की ओर लंबी दिखाई देती है, हल्का रक्तस्राव होता है, फंडस ऊपर की ओर उठ जाता है। तो ये सब जो है अपरा अलग होने के बाद जो है 3rd स्टेज में ये सारे चीज़ होता है, ठीक है ना।
उसी प्रकार से थर्ड स्टेज में आप नर्सिंग प्रबंध भी लिखेंगे। तो जैसे डॉक्टर के निर्देशानुसार जितना डॉक्टर कहे ऑक्सीटॉक्सिन दे, क्योंकि ब्लीडिंग वगैरह को रोकना है, कॉन्ट्रैक्शन को क्या करना है, मजबूत करना है ताकि ब्लीडिंग वगैरह कम हो, ठीक है ना। तो ऑक्सीटॉक्सिन देते हैं। उसके बाद कंट्रोल कोल्ड ट्रैक्शन द्वारा प्लेसेंटा निकालने में सहायता करें, ठीक है। प्लेसेंटा मेम्ब्रेन की पूर्णतः जांच करें कि कंप्लीट रूप से निकल गया है या कुछ पदार्थ अभी अंदर ही रह गया है, इसका जांच करें। अत्यधिक पीपीएच पर निगरानी रखें। फंडल मसाज करें ताकि जो यूट्रस है उस पर दबाव पड़े और धीरे धीरे वो अपने पोजीशन पर चला जाए। वाइटल साइन की नियमित जो है जांच करें। माँ को साफ आरामदायक रखें। स्तनपान शीघ्र प्रारंभ करवाएं। प्रसव के बाद माँ की देखभाल करें। रक्तस्राव पर निगरानी रखें, ठीक है, क्योंकि ब्लीडिंग होने से खतरा बढ़ जाता है। गर्भाशय के संकुचन की जांच करें। माँ को पौष्टिक भोजन दें। स्तनपान शुरू करवाएं। संक्रमण से बचाव करें। माँ एवं नवजात की नियमित निगरानी करें। तो ये थर्ड स्टेज का आपको जो है प्रबंध होगा, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में मैंने आपको फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज में क्या क्या होता है, एक कब क्या चीज़ जो है होता है, तो मैंने वो भी बताया। और रही बात नर्स की भूमिका या प्रबंध करना, तो एज ए नर्स आपको ये दिमाग होना चाहिए, मैंने बता भी दिया। और ये आपको भी दिमाग होना चाहिए कि हमें एज ए नर्स क्या क्या करनी है, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको करना चाहिए, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई प्रेगनेंसी के गर्भावस्था में बॉडी में अनेकों चेंज होते हैं, क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है। आज की इस वीडियो में हम वो क्वेश्चन देखेंगे। ये भी क्वेश्चन लंबा क्वेश्चन लॉन्ग में पूछता है, ठीक है। गर्भावस्था के समान शारीरिक एवं क्रियात्मक फिजियोलॉजिकल चेंज क्या क्या होते हैं, परिवर्तन, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए परिभाषा या इसके बारे में जानिए। गर्भावस्था प्रेगनेंसी के दौरान माँ के शरीर के विभिन्न अंगों और तंत्रों में होने वाले समान परिवर्तन, जैसे भ्रूण के विकास तथा प्रसव की तैयारी के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें गर्भावस्था के समान शारीरिक एवं शारीरिक क्रियात्मक परिवर्तन कहते हैं। देखिए अब ये जो शारीरिक परिवर्तन क्यों होता है, मान गए यूट्रस पहले छोटा रहता है, यूट्रस बड़ा नहीं होगा, गर्भाशय बड़ा नहीं होगा, तो बच्चा उसमें पूर्ण रूप से आएगा, उसका विकास होगा नहीं होगा। वही बात है ना, माँ के जो बॉडी में बहुत सारे चेंजेज आता है वह बच्चे के लिए और डिलीवरी गर्भावस्था के समय काफ़ी प्रसव के लिए इम्पोर्टेंट होता है आगे चल के। तो ये सारे जो परिवर्तन आवश्यक होते हैं जो पूरे महिला के गर्भ अवस्था के दौरान होते रहता है, ठीक है। यही चेंजेज हमारे जो कहलाता है गर्भ अवस्था के समान शारीरिक या क्रियात्मक या फिर शारीरिक परिवर्तन, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। अब बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, बहुत सारे सिस्टम में परिवर्तन हो जाते हैं, बहुत सारे अंगों में परिवर्तन होते हैं, ठीक है। तो हम सारे कुछ कंप्लीटली देखेंगे, ओके। चलिए अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं गर्भ अवस्था में होने वाले समान शारीरिक परिवर्तन, क्या क्या शारीरिक परिवर्तन होता है। तो जैसे हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, प्रजनन तंत्र में क्या क्या बदलाव होते हैं। तो गर्भाशय, प्रजनन तंत्र में ही गर्भाशय आता है। तो जो गर्भाशय स्टार्टिंग में 50 ग्राम का रहता है, स्टार्टिंग में नॉर्मल तौर पे, वह कंप्लीट जब जन्म के समय आता है बच्चा का, वहाँ तक यह लगभग 1 किलो का बन जाता है, लगभग अपने वजन के 20 गुना बढ़ जाता है कंप्लीट लेबर के समय। तो ये भी तो चेंज हुआ कि गर्भाशय छोटा था पहले, अब बड़ा हो गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यह परिवर्तन देखने को मिलता है। गर्भाशय में जो पहले स्टार्टिंग में पतली त्वचा, पतली मांसपेशियाँ था, वह गर्भाशय के गर्भावस्था के दौरान मोटी दीवार बन जाता है, ठीक है, मजबूत बन जाता है, ब्लड प्रभाव उसमें ज़्यादा हो जाता है। तो ये सब गर्भाशय में परिवर्तन देखने को मिलता है, ओके। अब आगे चलते हैं। सर्विक्स में परिवर्तन होता है भाई, सर्विक्स भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही पार्ट है। तो सर्विक्स में क्या परिवर्तन होता है, तो सर्विक्स जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है प्रेगनेंसी के समय, ठीक है। इसका रंग नीला बैगनी, जिसे चैडविक साइन बोलते हैं, नीला बैगनी दिखाई देने लगता है सर्विक्स। सर्विक्स में म्यूकस प्लग बनता है जो संक्रमण से सुरक्षा देता है। तो ये सर्विक्स का जो है आपको परिवर्तन हुआ। इसी प्रकार से वैजिनल परिवर्तन होता है, जिसमें योनि की दीवारें मुलायम और लचीला हो जाता है। रक्त प्रवाह बढ़ने से रंग नीला दिखाई देने लगता है, ठीक है। और यहाँ से जो है योनि स्राव बढ़ जाता है जो सामान्य होता है प्रेगनेंसी के दौरान। तो ये सब कुछ परिवर्तन है, और ये सब परिवर्तन जो है आपका किससे जुड़ा हुआ है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि ये सारे अंग इन्वॉल्व है आपके रिप्रोडक्शन में, इसीलिए इन सब में परिवर्तन आता है, ठीक है।
चलिए, अब दूसरा है स्तनों में परिवर्तन आता है। कैसे? तो स्तन का आकार बढ़ जाता है, इसका वजन बढ़ जाता है, ठीक है। दूध बनने वाली जो ग्रंथियाँ होती है इसमें विकसित होने लगती है, क्योंकि बच्चे के जन्म के बाद दूध का आवश्यकता पड़ता है। निपल जो है गहरे रंग के और बड़े दिखाई देने लगते हैं। गर्भावस्था के अंतिम महीने में क्लोएस्ट्रम पीला गाढ़ा दूध बन जाता है स्तन में, और स्तनपान की तैयारी हो जाती है। तो स्तन ब्रेस्ट में भी परिवर्तन आता है, जो आप इंडिकेशन कर सकते हैं, देख सकते हैं। तीसरा परिवर्तन हृदय और परिसंचरण तंत्र। अब चूँकि होता ये है कि अब महिला के गर्भ में बच्चा भ्रूण रहता है, तो इस कारण से जो हार्ट रेट होता है बढ़ा हुआ होता है महिला का, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ जाता है, क्योंकि बॉडी महिला को अपने साथ साथ उसको बच्चे को भी प्रोवाइड कराना है, सारे चीज़, न्यूट्रिशन, ब्लड, सब चीज़, ठीक है। तो रक्त की मात्रा बढ़ जाती है। 30 से 50% एक नॉर्मल महिला से प्रेग्नेंट महिला को बढ़ जाती है, क्योंकि उसको ब्लड अपने बच्चे को भी देना है प्लेसेंटा के थ्रू। हृदय गति, हार्ट रेट भी 10 से 15 बीट पर मिनट जो है बढ़ जाता है, तो इन चीज़ों को ध्यान में। और कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाता है, ठीक है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में रक्तचाप थोड़ा कम हो सकता है। पैरों में सूजन, वेरिकोज वेन हो सकती है, जो आपको पैरों में सूजन वगैरह का कारण बनता है। तो ये सब जो है आपको कार्डियोवास्कुलर चेंजेज देखने को मिलता है। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी एक आपका तंत्र ही है जिसमें परिवर्तन होता है। ब्लड में परिवर्तन होता है। ब्लड में क्या परिवर्तन होता है कि ब्लड के हर एक कंपोनेंट में, हर एक घटक में वॉल्यूम जो होता है, वह क्या होता है, बढ़ जाता है। बढ़ता क्यों है? क्योंकि डिमांड बढ़ जाता है। अब महिला को खुद अपने बॉडी को नहीं, उसके बच्चे को भी प्रोवाइड कराना होता है ब्लड। महिला के थ्रू ही ब्लड बच्चे को भी जाता है प्लेसेंटा के थ्रू, तो इसलिए प्लाज्मा का वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, आरबीसी भी बढ़ जाते हैं, ठीक है, सारे चीज़ बढ़ जाते हैं। डब्ल्यूबीसी की संख्या भी बढ़ जाता है, ठीक है, और रक्त के थक्के बनने की क्षमता भी बढ़ जाती है। तो ये सारा चीज़ ब्लड से रिलेटेड चीज़, ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। पांचवा जो परिवर्तन होता है, श्वसन तंत्र का परिवर्तन होता है। जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो काफ़ी गहरी सांसें लेती है, जल्दी जल्दी सांसें लेती है, ठीक है। ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसे अपने बॉडी के अलावा अपने बच्चे को भी ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना है ब्लड के थ्रू। तो उसके बच्चे को भी मिल रहा है, तो वह खुद को भी पूरा करे और बच्चे को भी पूरा करे, तो भाई डिमांड बढ़ ही जाएगा ना। तो ऑक्सीजन की भी आवश्यकता बढ़ जाती है। सांस लेने की गति थोड़ी बढ़ जाती है। गर्भाशय ऊपर उठने से जो डायफ्राम होता है वह ऊपर की ओर चला जाता है, जिससे महिला जल्दी जल्दी सांस लेती है, गहरी सांस लेती है। क्यों? क्योंकि ये जो डायफ्राम होता है यहाँ पे, तो डायफ्राम जो है नीचे से यूट्रस से दबाव होने के कारण यह ऊपर उठा रहता है, जो लंग्स को ज़्यादा क्या होता है, सिकुड़ने नहीं देता है ठीक से, ठीक है, जिसके कारण जल्दी जल्दी महिला सांसें लेती हैं। हल्की सांस फूलना जैसे सामान्य हो सकता है, क्योंकि इसमें होता है ऐसा। तो ये सांस की परिवर्तन, रिस्पायरेटरी सिस्टम में परिवर्तन, पाचन तंत्र, डाइजेशन सिस्टम में भी परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। जैसे मॉर्निंग सिकनेस, मलती और उल्टी, विशेषकर प्रथम त्रैमास में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मॉर्निंग सिकनेस देखने को मिलता है, और यह पाचन तंत्र से जुड़ा हुआ होता है। भूखों में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। भूख जो है प्रोजेस्टेरोन के कारण आंतों की गति कम हो जाती है, इसीलिए ज़्यादा नहीं पच पाता है। कब्ज ज़्यादा बनने लगता है। सीने में हार्टबर्न, जलन जैसे होने लगता है। मसूड़ों से खून आता है। तो ये सब सारा जो है पाचन तंत्र की परिवर्तन के कारण होता है। आगे बढ़े यहाँ पे, तो यूरिनरी सिस्टम में परिवर्तन हो जाता है। देखिए, लगभग जितने भी सिस्टम है, सारे सिस्टम में जो है आपको परिवर्तन होता है, ठीक है। सभी सिस्टम में कुछ न कुछ परिवर्तन प्रेगनेंसी के टाइम दिखाई देता ही देता है। तो लॉजिकली आप लोग खुद से भी इसे लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए, मूत्र में तंत्र में कैसे परिवर्तन होता है, तो किडनी में रक्त प्रवाह बढ़ जाता है। किडनी में रक्त प्रवाह बढ़ने से GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाता है। बार बार पेशाब आना सामान्य हो जाता है इसमें, ठीक है। और मूत्रीय संक्रमण का खतरा जो है आपको बढ़ सकता है। तो ये सब जो है आपको होता है यूरिनरी सिस्टम में परिवर्तन होने से। आठवां है, त्वचा में परिवर्तन हो जाता है। भाई, चेहरे पर भूरे धब्बे, जिसे क्लोसमा या मेलेजमा कहते हैं, ये दिखाई दे सकता है, ठीक है। पेट पर एक लाइन सा बन जाता है, लिनिया निग्रा जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। पेट, जांघ, स्तनों पर स्ट्रेच मार्क, जिसे हम लोग एस्ट्रिया ग्रेविडेरम कहते हैं, यह एक चिन्ह जैसे बन जाता है पेट, जांघ, स्तन, ये सब पर, ठीक है, लाइनिंग मार्क जैसे।
त्वचा में पसीना एवं तेल अधिक निकल सकता है, इसको ध्यान रखिएगा, मतलब तैलीय टाइप से पसीना हो जाता है। तो ये सब स्किन में परिवर्तन होता है। 9वां है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में परिवर्तन, अस्थि और मांसपेशी तंत्र में परिवर्तन होता है। जैसे रिलैक्सिन हार्मोन के कारण पेल्विक लिगामेंट ढीले हो जाते हैं, और पेल्विक लिगामेंट ढीले होते हैं तभी तो बच्चा बाहर आ पाता है ना, तो ये होता है रिलैक्सिन हार्मोन के कारण। जब रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज होता है तो यह पेल्विक लिगामेंट को ढीला कर देता है, जिससे जो पेल्विक पर पकड़ होता है थोड़ा सा लूज होता है, जिससे बच्चा आसानी से बाहर आ पाता है। कमर दर्द हो सकता है इस दौरान, ठीक है। शरीर का संतुलन जो है बदल सकता है, और ये सब मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में बदलाव के कारण होता है, ठीक है। चलने का तरीका बदल सकता है, तो हो सकता है आपके कंकालीय तंत्र में अगर परिवर्तन होगा तो ये सब नॉर्मल है, हो सकता है, ठीक है। 10वां है यहाँ पे इंडोक्राइन सिस्टम, यानी अंतःस्रावीय तंत्र में बदलाव। कैसे? गर्भावस्था में कई हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, बात सही है। इसमें HCG हार्मोन गर्भावस्था बनाए रखता है, एस्ट्रोजन गर्भाशय एवं स्तनों को विकास करता है, ठीक है भाई। उसके बाद है प्रोजेस्टेरोन गर्भ को सुरक्षित रखता है, प्रोलैक्टिन दूध बनाने में सहायता करता है, रिलैक्सिन पेल्विस को प्रसव के लिए तैयार करता है। तो ये सब कुछ हार्मोन है जो प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा बढ़े होते हैं, ठीक है, और सबका अपना अपना महत्व होता है। ओके, अब आगे यहाँ पे हम देखते हैं, और लास्ट है वजन में परिवर्तन, और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक महिला में लगभग 10 से 12 किलो वजन जो है नॉर्मल वजन से अधिक हो जाता है प्रेगनेंसी के कंप्लीट समय होते होते, ठीक है। पूरे गर्भकाल में सामान्यतः 10 से 12 किलो वजन बढ़ जाता है। यह वृद्धि भ्रूण, अपरा, एमनियोटिक द्रव, गर्भाशय, स्तनों, रक्त की मात्रा बढ़ने के कारण होता है। जो भी मैंने अभी ऊपर बताया वह सब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वजन बढ़ाने में भूमिका निभाता है, और सारे को इंक्लूड करके 10 से 12 किलोग्राम वजन एक महिला को बढ़ जाता है, इसीलिए वजन में भी परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारे परिवर्तन जो मैंने 11 पॉइंट में बताया, ये सब कोई बहुत बड़ा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आसानी से आपके एग्ज़ाम में पूछता है और आसानी से आप लिख कर आ सकते हैं, ठीक है। बॉडी पार्ट में जितने भी तंत्र है, जितने भी सारे चीज़ है, सब में परिवर्तन होता है, सबको लिख देना है, बता देना है कि भाई क्या क्या परिवर्तन होता है। हो गया, चलिए। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है भाई PIH, जिसे हम लोग प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहते हैं, ठीक है ना। इसके प्रकार नर्सिंग प्रबंध हम लोग कंप्लीट लिखेंगे। देखिए, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। गर्भावस्था के दौरान कुछ महिलाओं में 20 सप्ताह के बाद पहली बार रक्तचाप बढ़ जाता है, ठीक है। यदि समय पर इसका उपचार नहीं किया जाए तो यह माँ और भ्रूण दोनों के लिए गंभीर जटिलताएं पैदा कर सकता है। इस स्थिति को प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहते हैं। PIH मातृ एवं शिशु मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक है, ठीक है। इसलिए शीघ्र पहचान और उचित नर्सिंग प्रबंध अत्यंत आवश्यक है। देखिए, PIH हम जो कहते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, यानी प्रेगनेंसी के कारण उत्पन्न हाइपरटेंशन को PIH बोलते हैं, ठीक है ना। ये अक्सर 20 सप्ताह जब लगभग प्रेगनेंसी का हो चुका होता है तो 20 सप्ताह के बाद जो है यह दिखाई पहली बार देता है, ठीक है ना। और जब गर्भावस्था के 20 सप्ताह के बाद अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो यह PIH के अंदर आता है, और इसका अगर शीघ्र पहचान उपचार अगर नहीं हो पाता है समय पर तो यह माँ और बच्चे दोनों के लिए घातक साबित होता है, ठीक है। और इसी स्थिति को, किस स्थिति को, प्रेगनेंसी में 20 सप्ताह के बाद होने वाले ब्लड प्रेशर को अगर मॉनिटर नहीं किया जाए, उसे देखभाल नहीं किया जाए तो इसी स्थिति को प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहते हैं। और इससे माँ और बच्चे के जो मातृ और शिशु मृत्यु दर है उसमें, उस मृत्यु में प्रमुख कारणों में से एक कारण PIH का होता है, ठीक है ना। परिभाषा अगर हमें इसे कहें तो गर्भावस्था के 20 सप्ताह के बाद जब पहली बार रक्तचाप इतना mmHg या इससे अधिक हो जाए तो उस प्रेगनेंसी को इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा।
यदि समय पर उपचार न किया जाए तो यह प्री एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया जैसी गंभीर अवस्था में बदल जाता है। बात समझ गए। चलिए, अब भाई कोई भी अवस्था कोई भी चीज़ होता है तो उसका कारण होता है। कारण क्या होता है? तो PIH का सटीक कारण अभी तक ज्ञात नहीं है। मान के 20 सप्ताह प्रेगनेंसी का हो गया और 21वां-22वां सप्ताह में जाके महिला को अचानक से जो है BP बढ़ने लग रहा है, तो PIH का कंडीशन है, ठीक है। लेकिन ये PIH का कोई अभी एग्जैक्ट कारण पता नहीं है कि भाई 20 सप्ताह के बाद ही जाकर क्यों जो है महिला को BP बढ़ता है, इसका कोई एग्जैक्ट पता नहीं है, ठीक है, पहला बात। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, स्थिति हैं जो प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है। जैसे पहली गर्भावस्था, प्राइमेरी बीटा, यह एक ऐसा प्रथम बार अगर कोई महिला माँ बनने वाली है तो हो सकता है उसमें मेंटली स्ट्रेस, ठीक है, इसके कारण भी BP बढ़ सकता है, टेंशन के कारण भी कि क्या होगा नहीं होगा। 18 वर्ष से कम या 35 वर्ष से अधिक आयु, यानी जल्दी गर्भ भी हो जाना, गर्भ में भी, और अत्यधिक उम्र में भी गर्भवती होना, ये दोनों कारण हो सकता है PIH का। जुड़वा या फिर बहुगर्भ, यानी कभी कभी ट्विंस बच्चा होता है जुड़वा, तो अगर जुड़वा गर्भावस्था है तो उसमें भी ये चीज़ें हो सकता है, कारण बन सकता है आपको PIH का। बहुत ज़्यादा प्रेग्नेंट महिला है, मोटा है, तो उसके कारण भी ये चीज़ें हो सकता है। परिवार में फैमिली हिस्ट्री कभी रहा हो तो फैमिली हिस्ट्री भी ये चीज़ें हो सकता है, ठीक है। मधुमेह, डायबिटीज़ भी इसका कारण बन सकता है, क्योंकि डायबिटीज़ BP को बढ़ाता ही है। किडनी की बीमारी, ये भी आपको BP को बढ़ाता है, तो अगर महिला कोई प्रेग्नेंट है, किडनी की समस्या है, तो उसमें BP बढ़ सकता है, ये कारण हो सकता है। कुपोषण, ठीक है, कुपोषण। उसके बाद पहले गर्भ में PIH का इतिहास, ठीक है ना। अगर कोई दूसरी तीसरी बार अगर महिला है और उसमें भी एक कंडीशन है PIH का, तो देखा जाता है कि उसकी पहली गर्भ में PIH तो था या नहीं था। कुछ महिलाओं में देखा गया कि जो प्रथम बार माँ बन रही थी उसमें PIH था, तो आगे चलकर अगर दूसरा बार या तीसरा बार माँ बन रही है उसमें भी PIH है, तो फर्स्ट वाले जो है ज़्यादा फर्स्ट वाले को जिम्मेदार माना जाता है इतिहास को, कि पहले भी अगर PIH था प्रेगनेंसी में तो अभी भी है, तो दैट इज़ नॉर्मल। ओके, चलिए, तो ये सब जो है इसका कारण है। कारण सटीक नहीं है, लेकिन कुछ सपोर्टिव कारण सब है जो कि मैं यहाँ पे आपको बता दिया, ठीक है ना। अब PIH के प्रकार, ठीक है, तो PIH के भाई अलग अलग प्रकार हैं। जैसे जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, ठीक है ना। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, इसमें होता है कि गर्भावस्था के 20 सप्ताह के बाद जो है BP इतना या इतना से अधिक होगा। पेशाब में प्रोटीन इसमें नहीं आता। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन में पेशाब में प्रोटीन नहीं आता है, ठीक है। प्रसव के बाद यह समान हो जाता है, यह क्योंकि यह जो है जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है, यानी आपको गर्भ अवस्था के दौरान ही ये चीज़ें होगा, जैसे ही लेबर हो जाएगा, प्रसव हो जाएगा, यह ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है। तो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन ज़्यादा ये नहीं होता है। अब दूसरा है मिल्ड प्री एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया आपको मैं आगे पढ़ाऊँगा, ये प्रॉपर क्वेश्चन पूछता भी है। अभी जान लीजिए, प्री मिल्ड मतलब होता है क्या, हल्का, तो मिल्ड माइल्ड इसे बोलते हैं प्री एक्लेम्सिया। तो इसमें भी 140/90 mmHg या इससे अधिक होगा। भाई BP का मतलब ही होता है कि इतना या इतना से अधिक होगा, तभी वो आएगा कंडीशन में, तभी वो PIH होगा। अब यहाँ पे माइल्ड प्री एक्लेम्सिया है, तो प्री एक्लेम्सिया में आपको पता होना चाहिए, पेशाब में प्रोटीन आता है, हाथ पैर चेहरे में सूजन होता है, BP बढ़ा हुआ होता है, वह प्री एक्लेम्सिया होता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ इस माइल्ड वाला में हो जाएगा, ठीक है ना। सीवियर प्री एक्लेम्सिया, भाई सीवियर प्री एक्लेम्सिया है, BP मतलब 160/110 से अधिक होगा, इतना या इससे अधिक होगा। पेशाब में तो प्रोटीन आएगा ही, सिर दर्द होगा ही होगा, धुंधला दिखाई देगा, ऊपरी पेट में दर्द होगा, पेशाब कम होगा, भ्रूण को ऑक्सीजन कम मिल सकता है। ये सारे चीज़ सीवियर एक्लेम्सिया में प्री एक्लेम्सिया है। तो जो माइल्ड वाले में था, बस इसमें BP ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा। बात समझ गए। चलिए आगे है एक्लेम्सिया। तो एक्लेम्सिया PIH की सबसे गंभीर अवस्था है। एक्लेम्सिया प्री एक्लेम्सिया के बढ़ा हुआ चीज़ होता है। जो भी मैंने प्री एक्लेम्सिया में लक्षण बताया कि सूजन होना, BP बढ़ा हुआ होना, ठीक है ना, यूरिन में प्रोटीन आना, तो ये तीनों के साथ साथ अगर मरीज को दौरा आ रहा है तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एक्लेम्सिया, ठीक है। दौरा अगर आ गया प्री एक्लेम्सिया में तो वह एक्लेम्सिया बन जाता है, ठीक है। और यह गंभीर अवस्था है, PIH के सबसे गंभीर अवस्था यही होता है, ठीक है। विशेषता यही है कि प्री एक्लेम्सिया के साथ अगर दौरे आता है तो भाई ये एक्लेम्सिया बन जाएगा। यह माँ शिशु दोनों के लिए जानलेवा हो सकता है, क्योंकि इसमें महिला को
क्या आता है, दौरा पड़ता है, फिट आता है, ठीक है। तो जब मरीज को फिट आता है तो समझिए सकते हैं क्या होता है। हो गया। PIH के लक्षण क्या होते हैं भाई, तो देखिए अब सबका टाइप्स बता दिए। तो PIH का लक्षण होता है चेहरे हाथ पैरों में सूजन। अब BP बढ़ा हुआ होगा तो सिर दर्द होगा ही, धुंधला दिखाई देगा ही, आंखों के सामने चमक दिखाई देगा, वजन तेज़ी से बढ़ेगा, पेशाब में प्रोटीन आता है, पेशाब हल्का कम हो जाता है, ठीक है ना, पेट के ऊपरी भाग में दर्द होता है और गंभीर अवस्था में दौरे पड़ सकता है जब यह एक्लेम्सिया बन जाता है। तो ये सारे चीज़ जो है आपको लक्षण दिखाई देता है। जो एक नॉर्मली BP बढ़ने पर लक्षण इंक्लूड होते हैं वो सारे लक्षण यहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। जांच इसमें क्या क्या होता है, तो ब्लड टेस्ट नियमित कराते हैं, यूरिन जांच कराते हैं जिसमें हम एल्बुमिन प्रोटीन की जांच करते हैं, शरीर के वजन का जांच करते हैं कि भाई वजन बढ़ तो नहीं रहा है, ठीक है ना। रक्तचाप जांच करते हैं जिसमें हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट, LFT, KFT, भ्रूण का हृदय गति कंटिन्यू मॉनिटर करते रहते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, NST करते हैं, नॉन स्ट्रेस टेस्ट करते हैं। तो ये सब कुछ जांचें हैं, डायग्नोसिस है। PIH की भाई जटिलता क्या है, तो जटिलता अगर हम गर्भावस्था की बात कर रहे हैं उसके दौरान हाइपरटेंशन का, तो उस दौरान माँ को भी हम देखेंगे, बच्चे को भी देखेंगे। तो दोनों कंडीशन में हम जटिलता देखते हैं कि माँ में क्या जटिलता होगा और बच्चों में क्या होगा। तो माँ में जो जटिलता होगा वो अभी ऊपर बता दिए, एक्लेम्सिया होगा। इसका जटिलता ये हो सकता है कि प्लेसेंटा एब्रप्ट कर सकता है, यानी प्लेसेंटा जो है वह पृथक हो सकता है, अलग हो सकता है, ठीक है। हेल्प सिंड्रोम, HELLP सिंड्रोम हो सकता है, किडनी फेल हो सकता है, लीवर की समस्या। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किडनी फेल होना, लीवर की समस्या, अत्यधिक रक्तस्राव होना, मृत्यु का खतरा। तो भाई ये सब जटिलता है, इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। एक महिला को अगर गर्भ के दौरान अगर BP बढ़ रहा है तो भाई ये सब कंडीशन एक महिला के साथ हो सकता है, उसको देखभाल का सख्त ज़रूरत होता है। और भाई चूँकि गर्भावस्था के दौरान है तो बच्चा तो भ्रूण अंदर ही होगा, तो उसमें क्या जटिलता हो सकता है, तो उसमें यही जटिलता हो सकता है कि समय से पहले प्रीटर्म जन्म हो सकता है, गर्भ में उसका विकास रुक सकता है, कम वजन उसका हो सकता है गर्भ में, ठीक है। और चूँकि BP बढ़ा रहेगा तो ब्लड प्रोवाइड ठीक से हो नहीं पाएगा उसे, भ्रूण को ऑक्सीजन की कमी हो सकती है और गर्भ में उसका मृत्यु भी हो सकता है। तो ये सब जटिलता भ्रूण से रिलेटेड है। तो PIH इसीलिए कहा जाता है दोनों के लिए खतरा है, क्योंकि दोनों के भारी जो है जटिलता होने का खतरा यहाँ पे आप लोग देखे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। अब भाई जटिलता हम देख लिए, तो चूँकि यह प्रेगनेंसी के दौरान रहता है तो इस पर हम आप या कोई भी कुछ कर नहीं सकता है, यह एक मेडिकल कंडीशन है, ठीक है। तो इसमें जो है आप डॉक्टर के अनुसार दवाई वगैरह देंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान है तो आप अपने मन से कोई दवाई वगैरह दे भी नहीं सकते हैं। तो नर्सिंग प्रबंध में आपको नियमित निगरानी रखना पड़ेगा सारे वाइटल्स का, जैसे हर एक 4 घंटे 3 घंटे में BP वगैरह लेना, पल्स, टेम्परेचर, रिस्पायरेशन, ये सब रिकॉर्ड करना, ठीक है ना, ये सब ज़रूरी होता है। पूर्ण आराम, एक महिला को जब BP बढ़ा हुआ हो वो भी प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसे पूर्ण आराम देना चाहिए। खासकर माँ को लेफ्ट लेटरल पोजीशन में रखें, ठीक है। और इससे गर्भाशय में रक्त प्रवाह बढ़ता है और भ्रूण को ऑक्सीजन ज़्यादा मिलता है, ठीक है ना। आगे है, अब इसके लिए आप संतुलित आहार जो है देते हैं, ठीक। तो जब BP बढ़ा हुआ होता है किसी भी एक नॉर्मल व्यक्ति का भी, तो हम उसे अच्छे भोजन के लिए बोलते भी हैं, प्लान बताते ही हैं। तो यहाँ भी सेम चीज़ है, संतुलित आहार देंगे, क्योंकि इसमें प्रोटीन निकल सकता है यूरिन से, तो प्रोटीन युक्त भोजन देंगे, पर्याप्त पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाएंगे, डॉक्टर के सलाह अनुसार नमक जो है देंगे, ठीक है ना। चौथा है दवाई के लिए, तो दवाई के लिए डॉक्टर के अनुसार हमेशा दवाई क्या देते हैं, जैसे एंटी हाइपर, BP बढ़ा हुआ हो तो लेबेटालोल, निफेडिफिन। लेबेटालोल काफ़ी उपयोग किया जाता है आपको प्रेगनेंसी में, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट, अगर दौरा आए, जब एक्लेम्सिया का मरीज बन जाता है महिला, तब दौरा रोकने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं। आवश्यकता अनुसार ही हम IV फ्लूइड सावधानी से देते हैं, क्योंकि BP बढ़ना में ज़्यादा IV फ्लूइड देना भी खतरनाक होता है। दौरे की स्थिति में अगर महिला को दौरे आए तो आप घबराए नहीं, ठीक है। अगर गर्भवती महिला है और उसमें अगर दौरा आए तो घबराना नहीं है, मरीज को बाईं करवट लिटा देना है, उसका मुंह हमेशा खुले रखना है ताकि वह जीभ को दांते से काटे नहीं, मुंह में कठोर वस्तुएं ना डालें, ठीक है। और ऑक्सीजन देते रहे, डॉक्टर को तुरंत सूचित करें। मैग्नीशियम सल्फेट का जो होता है वह बनाकर डाइल्यूट करके रखना चाहिए हमेशा, जब भी ज़रूरत पड़े मरीज को देना चाहिए, ठीक है। छठा है
इनटेक आउटपुट चार्ट महत्वपूर्ण हो जाता है। बीपी बढ़ा हो, बीपी कम हो, यूरिन कम आए, तो इन सब में इनटेक आउटपुट चार्ट महत्वपूर्ण हो जाता है। तरल पदार्थ की मात्रा रिकॉर्ड करें, पेशाब की मात्रा मापें, ओलिगुरिया होने पर तुरंत डॉक्टर को सूचित करें, क्योंकि पेशाब अगर ज़्यादा निकलेगा तो ऑटोमेटिक है आपका बीपी धीरे धीरे नॉर्मल होगा, ठीक है। कम निकलेगा तो डॉक्टर को सूचित करना चाहिए कि भाई कम निकलेगा, मतलब बॉडी में ही पानी आपका जमा हो रहा है, बाहर नहीं निकल रहा है, तो डॉक्टर अपना देखेंगे। भ्रूण की निगरानी करें। अब माँ को देख रहे हैं तो भ्रूण को तो छोड़ नहीं देंगे, तो भ्रूण को देखने के लिए भ्रूण का फीटल हार्ट रेट जांच करें, भ्रूण की हलचल पर ध्यान दें, आवश्यकता अनुसार नॉन स्ट्रेस टेस्ट, एनएसटी एवं अल्ट्रासाउंड करवाएं, ठीक है। चलिए, 8वां है मानसिक सहयोग बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो एक महिला माँ परिवार को बीमारी के बारे में उसको समझाए, चिंता कम करे, उपचार के प्रति सहयोग के लिए प्रेरित करे, ठीक है। प्रसव की तैयारी करे। अब ऐसे ऐसे कंडीशन में कभी कभी इमरजेंसी कंडीशन बन जाता है, तो आपको हमेशा लेबर के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, इमरजेंसी लेबर के लिए, ठीक है। यदि बीपी नियंत्रित न हो पाए, माँ या भ्रूण की स्थिति खराब हो, चलता जाए, तो डॉक्टर के निर्देशानुसार शीघ्र लेबर की तैयारी करें, इमरजेंसी इक्विपमेंट तैयार रखें, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हो गया। अब आप एक PIH का रोकथाम कैसे करेंगे? तो PIH का रोकथाम आप नियमित ANC का चेकअप करें, जिससे पता चल जाए पहले ही। एंटीनेंटल केयर चेकअप जो होता है, तो उसमें 20 सप्ताह होने से पहले ही ये पता चल जाए कि महिला में बीपी की समस्या अभी से ही है, तो बाद में चल के और होगा। बीपी की समय समय पर जाँच करें, संतुलित और पौष्टिक आहार दें, ठीक है। आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम नियमित सेवन के लिए दें। पर्याप्त गर्भवती महिला को आराम दिलवाना चाहिए, वजन पर नियंत्रण रखना चाहिए, ठीक है। किसी भी असामान्य लक्षण पर तुरंत अस्पताल जाए, ओके। उसके बाद जो है आपको एज ए नर्स जो आपको मन हो, आप एक हाइपरटेंसिव मरीज के लिए समझ के आप इसमें प्रबंध लिख देंगे, हो जाएगा, ठीक है। चलिए विदा लेते हैं। 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया, ऐसे ही लगातार आपके एग्जाम चूँकि बहुत नज़दीक है, कंटिन्यू क्लास आता रहेगा, दोपहर, सुबह, शाम, रात में देखते रहें। धन्यवाद।